स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इम्पोर्टेंट डायग्राम एंड क्वेश्चन सीरीज का आगे का सेशन। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 में कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको करने हैं और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 11 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर ही नहीं सकते। और बहुत मेहनत करके मैंने ये चैप्टर की सारी रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आपके पास अब भी टाइम है। अगर आप एक दिन में दो वीडियोस भी देखेंगे तो आपका ये चैप्टर 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका वन शॉट बनाकर देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा डिटेल में है। इसका कोई भी पॉइंट हम स्किप नहीं कर सकते, कोई भी शॉर्टकट नहीं बता सकते। तो प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट मत करो कि मैं इस चैप्टर का आपको वन शॉट बना के दे सकूं, ठीक है। जिन चैप्टर्स का वन शॉट पॉसिबल था वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब आप ध्यान दो कि आपको कौन से डायग्राम और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट करने हैं। ओके, ऑलराइट। तो अब देखो, हमको इधर पे क्या बताया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन में आपको हाइड्रा का डायग्राम दिया गया है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ एक बार देख लेना कि इसके अंदर नर्व टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, नर्व नेट टाइप का। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम आपको कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो आपको नाम याद होना चाहिए, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का एग्जांपल याद रखना। हाँ, अब ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये न्यूरोग्लियल सेल्स आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछे जा सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको डायग्राम की फोटो देंगे और बोलेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा सेल है, मतलब ये कौन से टाइप का ये है, व्हाटएवर एंटिटी है। तो आपको उस टाइम पे याद होना चाहिए कि एस्ट्रोसाइट्स कैसे दिखते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कैसे दिखते हैं। तो आपको इनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोला जा सकता है 1 मार्क के लिए। तो आपको डायग्राम याद रहेंगे तो आप आराम से उसकी स्पेलिंग भी लिख पाएंगे। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूरोग्लियल सेल्स के फंक्शंस। आपको पढ़कर जाने हैं। आपको 1 फंक्शन कम से कम 5 टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स का, 6 न्यूरोग्लियल सेल्स का पढ़कर जाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल्स के बिना न्यूरॉन्स किसी काम के नहीं है। फिर बारी आती है न्यू टॉपिक सिनैप्स की। सिनैप्स के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं। आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको डायरेक्टली सिनैप्स का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। सिनैप्स का एक्सप्लेनेशन मैंने बीच बीच में दिया है हर एक वीडियो के। जैसे समझो मैंने एक वीडियो में ये 2 डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है, फिर दूसरी वीडियो में तीसरा डेफिनेशन, फिर कुछ वीडियो में ये डेफिनेशन। ऐसे मैंने जहां जहां पर जो पॉइंट इन्वॉल्व है वो पॉइंट वहां पर एक्सप्लेन किया है। ओके, उसके बाद देखो आगे आपको क्या बताया गया है। आगे आपको ये जो डायग्राम दिया गया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज में भी ये डायग्राम दिया गया है जहां पर आपको लेबलिंग करने के लिए पूछा गया है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, यहाँ बॉक्स दे देंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे और बोलेंगे इसको लेबल करो, ये कौन से गेटेड चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलते हैं, हम सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, वैसे तो अगर आया तो आप वो भी कर लेना। तो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आप बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हैं। और ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियो में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा प्लेलिस्ट चेक करो, आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनैप्स का। इसका डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, तो आपके टारगेट के नोट्स में उसका डिस्टिंग्विश दिया होगा तो वो पढ़ लेना। और फिर ये जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, जिसमें डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन के बारे में बताया है। ये डायग्राम आप डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये डायग्राम एक्सप्लेन किया अपने वीडियोज में। तो अगर ये डायग्राम समझना है तो प्लीज वीडियो देखना। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तक मैंने 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट बोले हैं, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एक ये पोलराइजेशन ऑफ नर्व। ओके, फिर उसके बाद बारी आती है आपके न्यू कॉन्सेप्ट नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डू यू नो का बॉक्स है या लेबल वाला, कैन यू रिकॉल वाला जो बॉक्स है, ऐसा आपको डायग्राम देंगे और बोलेंगे इन पार्ट्स को लेबल करके दिखाओ। तो मैंने अपनी वीडियो में ये सारे पार्ट्स का लेबलिंग दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये डायग्राम बोला नहीं जाएगा ड्रॉ करने के लिए। ये जो सैजिटल सेक्शन है यानी एलएस जो आपको दिया गया है, ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसके लेबलिंग्स आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं कि कॉर्पस कलोजम लेबल करो, या इसको क्या बोलते हैं, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये जितने भी डार्क कलर के ऑर्गन्स दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, और जो मेन पार्ट्स हैं यानी कि पूरे डायग्राम का बेसिक लेबलिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेरे चैप्टर की वीडियोस देख लोगे तो आपको डायग्राम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ऑप्शन में रखने के बारे में तो सोचना ही मत।
फिर बारी आती है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन की। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन का डायग्राम आपको नहीं आता है, लेकिन इसका लेबलिंग पूछा जा सकता है। तो 3 वेंट्रिकल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तीनों का पोजीशन देख लो, उतना इंपॉर्टेंट है, उतना याद हो जाएगा तो बस है। और ये बीच में जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, इसी को हम सिल्वियस डक्ट भी बोलते हैं, और इसी को हम आइटर भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके फिर उसके बाद बारी आती है मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन का डायग्राम आपको कतई नहीं आता है, मिड ब्रेन का डायग्राम आपको कभी नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके फंक्शंस पता होने चाहिए। और हिंड ब्रेन का डायग्राम भी आपको जल्दी नहीं पूछा जाता, आपको लेबल करने बोलेंगे कि हिंड ब्रेन में कौन सा पार्ट आता है, तो आपको लेबल करके बताना है कि हिंड ब्रेन के ऑर्गन्स कौन से आते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कुछ भी छोड़ दो इस चैप्टर में से, कुछ भी छोड़ देना, लेकिन ये बिल्कुल मत छोड़ना। ये पत्थर की लकीर है कि ये डायग्राम आएगा या तो स्पाइनल नर्व का डायग्राम आएगा। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व, दोनों में से एक ना एक डायग्राम 100% आएगा। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से करके जाना। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की है बेटर तरीके से। और आपको स्पाइनल नर्व का भी डायग्राम करके जाना है, आगे आएगा तो मैं बताती हूँ। और ये जो बॉक्स आपको दिया गया है क्रेनियल नर्व्स का, ये क्रेनियल नर्व्स के जो 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स बताए गए हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ये सारे नर्व्स और इनके फंक्शंस याद करने हैं। इसका मैं एक ही ट्रिक बताऊंगी कि आप डेली ये टेबल एक बार देखो, इसको 10 मिनट तक रीड करो रोज, तो एग्जाम तक ये टेबल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चाहिए तो इनकी स्पेलिंग लिख कर प्रैक्टिस करो, आपको इसके फंक्शंस भी याद हो जाएंगे। हाँ देखो ये वाला डायग्राम, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम और एक ये स्पाइनल नर्व का डायग्राम। देखो अच्छे से सुनो, स्पाइनल कॉर्ड एक अलग स्ट्रक्चर है और उसमें से जो नर्व निकलती है उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है, स्पाइनल नर्व एक टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। दोनों का डायग्राम्स अलग अलग है, प्लीज दोनों को लेके कंफ्यूज मत हो जाना। बच्चे हमेशा यहीं पर मिट्टी खाते हैं, वो हमेशा इन्हीं दो डायग्राम्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका बंटाधार हो जाता है। तो प्लीज 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 इन दोनों के डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रॉ करने के हिसाब से, लेकिन ये तो डायग्राम ड्रॉ करने बोला जाएगा। फिर बारी आती है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आपको डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोला जाएगा, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से पार्ट में फंक्शन करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से पार्ट में फंक्शन करता है वो आपको बोला जाएगा। तो ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना। ये टेबल आप लर्न कर लोगे ना, तो आपको इसमें से 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है आपके सेंसरी रिसेप्टर्स की। सेंसरी रिसेप्टर्स आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, यानी पूरा आईज और पूरा ईयर्स वाला पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, यानी कि अलग अलग बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर्स के बारे में आपको वन सेंटेंस में याद होना चाहिए। पार्किंसंस डिजीज क्या होता है, अल्जाइमर्स डिजीज क्या होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। डिजीज में शॉर्टकट नहीं करना है। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन में कितने टाइप के हार्मोन्स हैं वो आपको करके जाना, मतलब कैसे कैसे टाइप का केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। और इसमें से मेन हमको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, तो एंडोक्राइन सिस्टम समझने के लिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को समझना पड़ेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब तक मैंने आपको 4 डायग्राम बोल दिए हैं इंपॉर्टेंट। कौन से? एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक स्पाइनल कॉर्ड, एक स्पाइनल नर्व और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का बताती हूँ, मैं भी डायग्राम बताती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड का, लेकिन उसके पहले ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 और 2 6, इन डायग्राम्स में से आपका लेबल आएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन इन डायग्राम्स के आपको लेबलिंग करने पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको बॉक्स दे देंगे और क्वेश्चन मार्क बोलेंगे इसको लेबल करो, या यहाँ पे आपको बॉक्स दे देंगे और क्वेश्चन मार्क करके बोलेंगे कि इधर पे लेबल करो, या इस पार्ट को लेबल करके बोलेंगे कि मतलब क्वेश्चन मार्क दे देंगे और बोलेंगे लेबल करो। तो ये डायग्राम्स आपको लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप मत करना। मैंने सिंपल तरीके से अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फटाफट 1.5 की स्पीड में वीडियो देख लो, आपको समझ जाएगा। हाँ, तो इधर पे देखो, ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, आप इनको छोड़ो ही मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इनका लेबलिंग या ड्राइंग दोनों भी बोल सकते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम करके जाओ। पिट्यूटरी ग्लैंड का कर लोगे तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये आपको लेबल्स याद रखने कि कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब का क्या फंक्शन है और पोस्टीरियर लोब का क्या फंक्शन है। आपको मैं फिर बोल रही हूँ, आपको डायग्राम्स रटने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियोस देख लोगे तो आपको डायग्राम आराम से समझ में आ जाएगा। 15 दिन के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक दिन में 2 से 3 वीडियोस देख के खत्म करो, आपको ये चैप्टर आराम से 11 मार्क्स आपकी जेब में चले जाएंगे।
ओके फिर उसके बाद आता है आपका थैलेमस। अब थैलेमस का ये डायग्राम नहीं आएगा लेकिन लेबलिंग्स आएंगे, इसका डायग्राम आ सकता है। ओके थैलेमस का आपको ट्रांसवर्स सेक्शन या जो भी है वो ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसमें ये पैराफोलिकुलर सेल्स जो है इसका लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सेल का फंक्शन क्या होता है, कैल्सिटोनिन रिलीज करना एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डायग्राम अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाओ। फिर डिसऑर्डर्स वाले डायग्राम्स आपको नहीं करने हैं। हाँ फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड के पीछे वटाने की शेप का पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका एड्रिनल ग्लैंड का ये लेयर्स याद कर लो, एकदम सिंपल है ये, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको नाम खाली 10-10 बार लिख के प्रैक्टिस करना है तो आपको याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद पैनक्रियाज वगैरह का डायग्राम नहीं है तो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ के जानी है, इतना सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक्चुअली मैं ये नहीं बोल सकती कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी कुछ इंपॉर्टेंट है भाई। 11-12 मार्क्स का चैप्टर है तो क्या स्किप करने बोलूँ, सब इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट का पार्ट आप देखोगे ना, पैनक्रियाज वाला और गोनाडोट्रोपिन्स वाला, ये सब तो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो, 11th में पढ़ चुके हो, प्लेसेंटा के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। आधा पार्ट तो आपका स्टार्टिंग के चैप्टर्स का है, तो जो स्टार्टिंग का पार्ट है सिर्फ वही डिफिकल्ट है, बाकी आगे का पार्ट सारा आपका पहले से ही है, पहले वाले टॉपिक्स का ही दिया गया है। ठीक है, ओके तो इस चैप्टर के बारे में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब बारी आती है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के चैप्टर की। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का चैप्टर अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का है, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है। आपने अगर ये चैप्टर अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ दो। इस चैप्टर का सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज से और क्वेश्चन बैंक से कर लो, दैट्स इट। इस चैप्टर में आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल याद नहीं करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। इसमें से सिर्फ एक ही डायग्राम मैं आपको लर्न करने के लिए बोलूंगी, वो है आपके एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे आगे आता है तो मैं बताती हूँ आपको। हाँ ये देखो, ये सिर्फ एक डायग्राम आप इस चैप्टर में से करके जाओ, बाकी आपने अगर ये पूरा चैप्टर भी ऑप्शन में छोड़ दिया तो भी चलेगा। मैं ये उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो उनको ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ देंगे तो चलेगा। एंडिंग में खाली 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क के क्वेश्चन ऐसे देख के चले जाना, ओके। क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा नहीं है तो, और ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें से कुछ डिलीटेड भी नहीं है, तो फोकट का टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। जिन बच्चों का ये चैप्टर करके हो गया है वो लोग इसको बिल्कुल ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ओके। और जो बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ये चैप्टर, तो उनको ये चैप्टर बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी का। और उसके बाद ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स भी आप देख लोगे तो समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाक से हो जाएगा, ओके। और उसके बाद आपको ज्यादा कुछ, क्योंकि सब कुछ फिर एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर एक पढ़ने जाओगे तो आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा। डिजीजेस के सिम्टम्स देख लो, पॉजिटिव एजेंट्स के नाम देख लो, बस। आपको मैं इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ नहीं करने बोलूंगी क्योंकि बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने लायक। अगर आपका इंटरेस्ट हो, आपके पास टाइम हो तो आप ये चैप्टर पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें के सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन, हर एक डिजीज का पॉजिटिव एजेंट पढ़ लो बस, हर एक डिजीज का पॉजिटिव एजेंट और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, दैट्स इट बस। और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और एचआईवी का स्ट्रक्चर, एचआईवी का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ऑल्टरनेट ईयर ये स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, मतलब एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एचआईवी का स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कर लेना, उतना सफिशिएंट हो जाएगा इस चैप्टर में से, अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो। मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका ये चैप्टर पहले से पढ़ के हो गया है, उनको ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना है, ओके। फिर उसके बाद बारी आती है आपके नेक्स्ट चैप्टर की। देखो ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये सब अगर मेरी वीडियो सुन लोगे तो भी आपको समझ जाएगा, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। सोते सोते कान में ईयरफोन्स डाल के सुन लेने का वीडियो तो हो जाता है, ओके। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है एनहांसमेंट वाला। एनहांसमेंट वाले टॉपिक में से काफी कुछ डिलीटेड हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि इस चैप्टर को ऑप्शन में डालो, इस चैप्टर को ऑप्शन में मत डालो। इस चैप्टर का वेटेज भी 4 से 5 मार्क्स का है। इसमें से जो टेबल्स है, मतलब समझो कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा विटामिन मिल रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म एडिबल होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से आपको कैसा एंटीबायोटिक्स मिल रहा है, वो टेबल्स प्लीज याद कर लो, ठीक है। जैसे कि ये टेबल याद कर लो, फिर उसके बाद ये वाला टेबल याद कर लो, ये टेबल याद कर लो, तो कौन से ऑर्गेनिज्म से आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है वो टेबल्स आप याद कर लो। डिलीटेड पार्ट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट इस चैप्टर में से करके जाओ, बस हो जाएगा, ठीक है। प्लीज इस चैप्टर को ऑप्शन में मत छोड़ना, ऑर्गेनिजम्स के जो सोर्सेज है वो अच्छे से करके जाओ, उतना सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ओके। रुक जाओ, चैप्टर नंबर 12 में, हाँ देखो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भी करके जाना। कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा एंटीबायोटिक, कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा प्रोटीन, कौन से एंटीबायोटिक से कौन सा विटामिन, बायोगैस प्लांट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाओ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि ऑप्शन में डालो, ओके। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है
12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के लिए मैं आपको एक रेकमेंड करूंगी, 1 मिनट, वो चैप्टर आया नहीं अभी तक, सेकेंड, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का वेटेज भी कम है, लेकिन इसका मैंने वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेरा वन शॉट वीडियो देख लो और इसमें से ना 2-3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो कर लो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पीसीआर रिएक्शन क्या होता है ये अच्छे से कर लो। देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर रिएक्शन के ये जो 3 स्टेप्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर अच्छे से करके जाओ। फिर उसके बाद में पीसीआर रिएक्शन का ये चेन देख लो, मैंने वन शॉट वीडियो बनाया है, 2 वीडियोस बनाई है, 2 घंटे में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और 2 घंटे का टाइम तो आप निकाल ही सकते हो, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो आपके पास टाइम ही टाइम है, ओके, मतलब है, थोड़ा टाइम है। तो आप पीसीआर का मैकेनिज्म देख लो और ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, ये बिल्कुल ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। और इसके बाद आपका पॉलीमर, ये पीसीआर हो गया। फिर ये टेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो 2-3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका पीसीआर, दूसरा आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। फिर तीसरा आपका, ये डायग्राम करने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ, मेथोडोलॉजी, ये मेथोडोलॉजी आपको पढ़ के जाना है, ये शॉर्ट में मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपको करके जाना है। मतलब इसमें का ना ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 डायग्राम मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोले हैं, एक आपका पीसीआर का मैकेनिज्म, एक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टेबल, उसमें के एग्जांपल्स हमेशा पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, और एक आरडीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा पाथवे। आप वन शॉट वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ जाएगा। और इसके आगे आपका सारा एप्लीकेशन है, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ लेना, टाइम मिले तो, और अगर ऑप्शन में छोड़ भी दिया तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में है, क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी, इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 13, 1 मिनट, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसकी भी गुड न्यूज़ है, इसका भी मैंने वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, हमारा प्लेलिस्ट चेक करो, वन शॉट वीडियोस का सीरीज हमने जो बनाया था उसमें हमने इस चैप्टर का भी वन शॉट अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में आपको बता दी है, ओके। तो इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो हैबिटेट और नीश का डिफरेंस बिटवीन आपको करके जाना है, हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है हैबिटेट और नीश के ऊपर, वो अच्छे से देख के जाओ, डेफिनेशंस देख के जाओ, मॉर्टेलिटी क्या होता है, नेटिलिटी क्या होता है, कॉन्फर्मर्स क्या होते हैं, माइग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, ये सारे डेफिनेशंस करके जाओ। जो मैं बोल रही हूँ ये लिखते जाओ, वीडियो को पॉज कर करके। पॉपुलेशन ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पैटर्न्स करके जाओ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है, ये दोनों ग्राफ आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो डिस्टिंग्विश और लॉजिस्टिक ग्रोथ, और ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन, आपको डेफिनेशन सबका पता होना चाहिए, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, इनके डेफिनेशंस करके जाओ, उतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, और फिर टारगेट में से लर्न कर लेना। फिर बारी आती है आपके चैप्टर नंबर 14 की, चैप्टर नंबर 14 में से ऑलमोस्ट सब कुछ डिलीटेड हो चुका है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसका आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस करो अगर कोई क्वेश्चन है, और नहीं है तो आप डायरेक्ट इसके क्वेश्चन बैंक कर लो, बस उतना सफिशिएंट हो जाएगा, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं खुद हिंट दे देती हूँ, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन अच्छे से करके जाना, उसका डिस्टिंग्विश आएगा या शॉर्ट नोट आएगा, और उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं। स्फीयर्स क्या होते हैं, कम्युनिटी क्या होती है, ये सारे डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सब कुछ डिलीट हो चुका है। ये चैप्टर भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको इकोसिस्टम वाला चैप्टर भी मिल जाएगा। और लास्ट में आता है आपका चैप्टर नंबर 15, 1 मिनट, इधर गया, हाँ, लास्ट में आपका आता है चैप्टर नंबर 15। तो इसका भी मैंने वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैंने 3 चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो अपलोड किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें से जो एनवायरमेंटल वाला पार्ट है वो कट हो गया है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कट हो गया है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स क्या होते हैं, और क्या इंटरस्पेसिफिक डाइवर्सिटी क्या होती है, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी क्या होती है, ये पूरा का पूरा ग्राफ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ रेकमेंड करूंगी कि आप मेरा वन शॉट वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने उसमें बताया है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चैप्टर से जितना भी नॉन डिलीटेड पार्ट है सब इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 मार्क्स, 5 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इसका वेटेज है, इस चैप्टर को ऑप्शन मत छोड़ो, जितना भी नॉन डिलीटेड पार्ट है सब इंपॉर्टेंट है, आपको सब करके जाना है, सिर्फ ये पाई चार्ट मत करना, इतना तो आपके पास भी कॉमन सेंस हो ही गया होगा, 12वीं में पढ़ रहे हो तो इतना तो समझ में आ गया होगा, ये पाई चार्ट आपको नहीं आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ
वो कर्व आना चाहिए, वो ग्राफ आना चाहिए और डाइवर्सिटी के डेफिनेशंस आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारे चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है। या एनवायरमेंटल इशू वगैरह कुछ नहीं आएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट हुआ था वो आपको डेट याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए, ओके, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कब गवर्नमेंट ने एक्ट स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था। तो बस इस चैप्टर से इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और डिलीटेड पार्ट आपको किसी भी चैप्टर में से नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट के ऊपर फोकस करना है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में शॉर्ट रख के आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं बता सकूं। मैंने वन शॉट वीडियोस जो अपलोड किए हैं, प्लीज उसको एक बार देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और वीडियोस देखते रहो, पढ़ते रहो, हमारा डेली टारगेट फॉलो करते रहो। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के साथ प्लीज ये वीडियो शेयर करो, उनको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब, ओके। हमारा जो चैनल का लोगो है वही टेलीग्राम ग्रुप का भी आइकॉन आपको दिखाई देगा, तो वो ग्रुप ज्वाइन करने बोलो। वहां पर हमने उनको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए हैं, फ्री नोट्स फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। पूरा नोट्स हमने उनको प्रोवाइड करके दे दिया है। तो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ प्लीज जितना हो सके उतना चैनल शेयर करो, क्योंकि वो 12th में जाएंगे तो उनको भी हमारी मदद की काफी जरूरत पड़ेगी। आप डेली टारगेट फॉलो करो, भूल जाओ एग्जाम कब होगा कैसे होगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको तो पढ़ाई करनी है ना, एग्जाम तो देना ही है। तो प्लीज कुछ भी हो, कैंसिल हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, आप अपनी पढ़ाई चालू रखो, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।